सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो इससे पहले मैंने दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इन दोनों चैप्टर के मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी करा रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके वाले एमसीक्यू हैं। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और आज इस चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, जो कि क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर होता है और आज इसका एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो आज का जो एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट है, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर आता है। यानी कि जो अंडाणु होता है उससे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड जो होता है यानी कि सेकेंडरी पोलर बॉडी होता है, वो कब बाहर आता है। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ए वाला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रथम विदलन के साथ साथ यानी कि प्रथम विदलन के साथ साथ द्वितीय ध्रुवीय पिंड बाहर आ जाता है अंडाणु से। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। यानी कि शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश कर जाता है उसके बाद लेकिन निषेचन से पहले द्वितीय ध्रुवीय पिंड अंडाणु से बाहर आ जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी निषेचन के बाद, या फिर आखिरी ऑप्शन है आपका डी शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जो आपका अंडाशय होता है फीमेल के अंदर, उसमें ग्राफियन फोलिकल होता है और ग्राफियन फोलिकल के अंदर ही कहीं ना कहीं सेकेंडरी ओसाइट होता है, जो ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा बाहर आ जाता है। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो ग्राफियन फोलिकल से कौन सी संरचना बाहर निकल रही है? द्वितीयक ओसाइट यानी कि सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक अंडाशय। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि ये जो द्वितीयक ओसाइट है यानी कि सेकेंडरी ओसाइट है, इसमें अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट रूप से नहीं हुआ है। इसीलिए जब शुक्राणु आकर के इस सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्श करता है, टच करता है, तो तुरंत ही इसके अंदर परिवर्तन होता है और जो रुका हुआ अर्धसूत्री सेकंड डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तब जाकर के इसके अंदर अंडाणु बनता है और उसके अलावा एक छोटा सा संरचना बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बाहर निकल रहा है? तो कहीं ना कहीं जब स्पर्म आकर के अंडाणु को टच कर रहा है उसके बाद निकल रहा है, लेकिन निषेचन नहीं हो रहा। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो पहला क्वेश्चन उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। यानी कि जो आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक ध्रुवीय पिंड होता है वो अंडाणु के अंदर शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद निकलता है, लेकिन निषेचन से पहले निकलता है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है। यानी कि सगर्भता का मतलब होता है प्रेगनेंसी। किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो अपरा होता है, अपरा को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कौन कौन से प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीज करता है यानी कि स्रावित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए एचसीजी, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और दूसरा है आपका एचपीएल, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और आपका है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आपका बी वाला ऑप्शन है एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। आपका सी ऑप्शन है एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एससीजी, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन तथा ग्लूकोकार्टिकाइन। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो प्लेसेंटा होता है किसी भी फीमेल में या अपरा होता है, उस अपरा से 4 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरा है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और इसके अलावा आपका जो तीसरा है वो है क्या? रिलैक्सिन, और चौथा होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये 5 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं कहां से? अपरा से। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहला जो ऑप्शन आपका दिख रहा है, यहां पर चारों तरीके के हार्मोन्स दे रखा है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में एक अलग प्रकार का हार्मोन दे रखा है जो कि है ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 3 तो दे रखे हैं अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स, लेकिन यहाँ पर एक चौथा दे रखा है प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और अगर डी वाले ऑप्शन की बात करें तो डी वाले ऑप्शन में 3 तरीके का अपरा से निकलने वाला हार्मोन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का हार्मोन दे रखा है जो कि है क्या? ग्लूकोकार्टिकाइड। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। यानी कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए
यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन कौन सा, कि हाँ जो अपरा होता है उससे 4 तरीके का हार्मोन निकल रहा है, जिसमें एचसीजी है, एचपीएल है, प्रोजेस्टेरोजन है और एस्ट्रोजन है। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्षमतायन, जिसको हम बोलते हैं कैपासिएशन। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम संधारण बोलते हैं। तो संधारण या क्षमतायन, जिसको इंग्लिश में कैपासिएशन बोलते हैं, यह कहाँ होता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये कैपासिएशन किसके अंतर होता है। तो याद रखिएगा जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, जब वह फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ पर इजैकुलेट हो जाते हैं तो वहां पर शुक्राणुओं के अंदर एक क्षमता का विकास होता है जिसको हम बोलते हैं संधारण, या इसी को बोलते हैं क्या, कैपासिएशन, जिसके द्वारा वो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाता है। तो ये जो शुक्राणु के अंदर संधारण की क्षमता आ रही है, ये कहां पर आ रही है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका ए विल्सन जालिका, ऑप्शन नंबर बी है अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहक और ऑप्शन नंबर डी है मादा जनन क्षेत्र। तो आपको मैंने बताया कि शुक्राणु जब इजैकुलेट हो जाते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ पर, यानी कि बोल सकते हैं मादा जनन तंत्र में, जब वो इजैकुलेट हो जाते हैं तब जाकर के उनके अंदर संधारण की क्षमता आती है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं ये चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है स्तंभ प्रथम को स्तंभ द्वितीय से मिलाइए, यानी कि यहाँ पर तीन प्रकार के यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन, उनको मिलाना है अगले वाले 3 ऑप्शन से। तो देखते हैं यहाँ पर पहला है आपका ए वाला परचूड़ोद्भव परावस्था, यानी कि परचूड़ोद्भव परावस्था किसको किससे मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा परचूड़ोद्भव परावस्था जो होती है वो पाई जाती है कहाँ पर, पुटकीय परावस्था, यानी कि पुटकीय परावस्था को ही हम क्या बोलते हैं, परचूड़ोद्भव परावस्था बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला है जो है स्रावी परावस्था। स्रावी परावस्था को हम पीत पिंडक परावस्था के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और आखिरी आता है ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव को बोलते हैं, ये किससे संबंधित होगा, ये गर्भाशय के अंतः स्तर के विघटन से संबंधित होगा। कहीं ना कहीं जो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम होता है, यानी कि अंतः गर्भाशय भित्ति होता है, उसके टूटने से ही क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपने चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब आइए बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन का सही पथ है, यानी कि उस रास्ते को आपको बताना है जो कि शुक्राणु के बनने वाले स्थान से लेकर के उसके बाहर इजैकुलेट होने तक के रास्ते में आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा भाग है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वृषण जालक, ऑप्शन नंबर वृषण जालक के बाद शुक्रवाहक, यानी कि सबसे पहले शुक्राणु कहाँ पर आएंगे, वृषण जालक में आएंगे, उसके बाद शुक्रवाहक में आएंगे, उसके बाद अपवाही नलिकाओं में आती हैं और उसके बाद एपिडिडाइमिस में आती हैं। तो आपको बताना है कि क्या यह सही क्रम है शुक्राणु के परिवहन का। तो बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आइए दूसरे बी वाले को देखते हैं। अपवाही वाहिनियां, दूसरा है वृषण जालिका, तीसरा है शुक्रवाहक और चौथा है एपिडिडाइमिस। तो ये भी सही क्रम नहीं है, क्योंकि कहाँ से शुरू होना चाहिए, शुक्राणु पहले वृषण जालक में आते हैं, उसके बाद अपवाही नलिकाओं में जाते हैं, तब जाकर के एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं और अंत में शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी इसका सही क्रम नहीं होगा। अब आइए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है आपका सी, वृषण जालक में सबसे पहले शुक्राणु आएंगे, उसके बाद अपवाही वाहिनिकाओं में जाएंगे शुक्राणु, तब जाकर के एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं और तब अंत में शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये शुक्राणुओं के परिवहन का सबसे करेक्ट पाथ है। और आखिरी देख लेते हैं, वृषण जालक सही है, लेकिन यहाँ पर एपिडिडाइमिस पहले दे रखा है, जबकि पहले देना चाहिए था आपको अपवाही वाहिनिकाएं। तो ये भी इसका गलत क्रम है। तो यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कुछ हार्मोन्स जैसे HCG, HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा है आपका HPL, HPL को बोलते हैं क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और आपका है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का उत्पन्न होता है, यानी कि कहां पर उत्पन्न होता है, इन संरचनाओं में से किस संरचना से इन प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है फैलोपियन नलिका से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी ग्रंथ से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अपरा यानी कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि दूसरे क्वेश्चन में कि अपरा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए था वो सही था। कौन कौन से, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये 4 तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चारों प्रकार के हार्मोन्स को दे रखा है, पूछा है किस भाग से स्रावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं छठवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है अपरा यानी कि प्लेसेंटा, ये सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत।
तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है और तब जाकर के सही आंसर पर टिक लगाना है। अब आइए बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है स्तनपायी भ्रूण बाह्य झिल्ली उल्ब किससे बनती है। जो बाह्य भ्रूण झिल्ली होती है जिसको उल्ब बोलते हैं वो स्तनधारियों में किससे बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य जनन स्तर एवं पोषकोरक से। ऑप्शन नंबर बी है बाह्य त्वचा स्तर एवं मध्य जनन स्तर से। ऑप्शन नंबर सी है अंतस त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से। और ऑप्शन नंबर डी है बाह्य त्वचा एवं अंतस त्वचा से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो स्तनधारी होते हैं उनका जो उल्ब भाग होता है भ्रूण का वो किससे बनता है, तो वो कहीं ना कहीं बाह्य त्वचा से बनता है और मध्य जनन स्तर से बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम हो जाएगा करेक्ट। अब आइए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है शुक्र जनन एवं शुक्राणुयन जिसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं में क्या अंतर होता है। यानी कि शुक्र जन्म में जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और स्पर्मिएशन में डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या बोल रहा है। शुक्राणु जन्म में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिका से शुक्र जनन नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि शुक्राणुयन यानी कि स्पर्मिएशन में शुक्राणु नहीं बनते हैं बल्कि शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु परसु बनते हैं। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन शुक्राणुयन में शुक्राणु नहीं बनते हैं बल्कि शुक्राणुयन यानी कि स्पर्मिएशन में क्या होता है जो शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिका में जाकर के धस जाते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं शुक्राणु जन्म में शुक्राणु परसु बनते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पढ़ने से ही। अब आते हैं बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। तो डी वाला ऑप्शन बोल रहा है शुक्राणु जन्म में शुक्राणु बनते हैं। तो पहला कथन तो सही है जबकि शुक्राणुयन यानी कि स्पर्मिएशन में शुक्राणु का सर्टोली कोशिका में शुक्र जनक नलिका की गुहिका में मोचन होता है। तो ये आपका कथन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्राणु जन्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु बनते हैं और स्पर्मिएशन में जो शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिका में जाकर के धस जाते हैं, वहां से पोषण ग्रहण करते हैं और उसी भाग से उनका बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आइए 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है स्तंभ प्रथम को स्तंभ द्वितीय से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं स्तंभ ए में आपका दे रखा है पहला ऑप्शन मॉन्स पीविस। तो मॉन्स पीविस को इनमें से किस चीज से मिलाया जाएगा। तो जो मॉन्स पीविस होता है वो कहीं ना कहीं फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है यानी कि बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आता है। तो जो मॉन्स पीविस होता है वो कहां पर आ जाएगा, मादा बाह्य जननेंद्रिय के साथ मिला दिया जाएगा। तो ये ए वाला जाएगा तीसरे के साथ। अब बात करते हैं एंट्रम। तो एंट्रम कहीं ना कहीं किससे संबंधित होता है, ग्राफियन पुटका से। तो जो ग्राफियन पुटका होता है उसका खाली जो भाग होता है उसको एंट्रम बोला जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जाएगा चौथे वाले के साथ यानी कि ग्राफी पुटक के साथ। और आपका तीसरा सी वाला बोल रहा है ट्रोफेक्टोडर्म। तो जो ट्रोफेक्टोडर्म होता है ये कहीं ना कहीं भ्रूण के बनने में योगदान देता है। तो ये जो सी वाला जाएगा वो जाएगा पहले के साथ यानी कि भ्रूण बनाने में। और आपका बचा आखिरी डी वाला नेबन कर्ण। तो नेबन कर्ण आपको मालूम है शुक्राणु में पाई जाती है, तो ये दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं आज के सेशन के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है 10वां क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, असत्य कथन को चुनिए। यानी कि यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा कथन है जो असत्य है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए, पुटकीय अवस्था के दौरान LH और FSH धीरे धीरे कम हो जाते हैं। चलिए दूसरे बी वाले को पढ़ते हैं। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लीडिंग कोशिका स्रावित एंड्रोजन का संदमन करता है। यानी कि जो लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन स्रावित होता है उसका LH क्या करता है, संदमन करता है, उसको कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है FSH यानी कि फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सर्टोली कोशिका को उत्तेजित करके शुक्राणु जनन में मददगार है। तो ये देखते हैं आइए डी वाले ऑप्शन को। LH अंडाणु में अंडोत्सर्ग को संदमित करता है। तो अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो जो आपका 10वां क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत कथन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं
जो पुटकीय प्रावस्था के दौरान LH और FSH होते हैं वो उनका लेवल बढ़ता है ना कि घटता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर LH और FSH धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपका गलत हो जाता है और 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो इस तरीके से आज के सेशन में आपने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंप्लीट कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसी के साथ साथ हम आने वाले सेशन में, इससे नेक्स्ट सेशन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएंगे इसी चैप्टर के जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।